नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी वाइज श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं उनके एग्ज़ाम की दृष्टि को देखते हुए नोट्स लेकर आए हैं जो कि सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 2 से संबंधित हैं, जिसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं उसका पार्ट नंबर 6 कवर करने जा रहे हैं। वैसे इससे पहले हमने फर्स्ट टू फिफ्थ तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी पार्ट को देख लीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। वैसे इस वीडियो में यह जो पार्ट 6 है इसमें बचे हुए क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। वैसे ऑलरेडी हमने सभी क्वेश्चंस को कवर कर दिया है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है, प्राथमिक तथ्यों के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से गुण हैं। निम्न प्रकार से गुण बताए गए हैं। नंबर 1, प्राथमिक तथ्य पूर्णतया मौलिक होते हैं क्योंकि इनका संकलन अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं किया जाता है। नंबर 2, प्राथमिक तथ्य पूर्ण रूप से अनुसंधान के उद्देश्य की दृष्टि से एकत्र किए जाते हैं, अतः ये पूर्ण रूप से उद्देश्य के अनुरूप होते हैं। नंबर 3, प्राथमिक तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं, अतः ये अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक तथ्यों के दोष निम्न प्रकार होते हैं। तो यहाँ आइए जानते हैं दोषों के बारे में। पहला दोष है, प्राथमिक तथ्यों के संकलन में अधिक धन, श्रम तथा समय का व्यय होता है। नंबर 2, प्राथमिक तथ्यों के द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं, द्वितीयक आंकड़ों की उपयोगिता बताइए। तो द्वितीयक आंकड़ों की उपयोगिता कौन कौन सी होती है, आइए जान लेते हैं। निम्न प्रकार है, बहुत सारे बिंदु दिए हुए हैं। नंबर पहला है, द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग से अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी प्रकार के पक्षपात करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। नंबर 2, द्वितीयक आंकड़े भूतकालीन घटनाओं के अध्ययन में भी सहायक हैं क्योंकि ऐसी घटनाओं का क्षेत्रीय अध्ययन संभव नहीं है। नंबर 3, द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोग से अनुसंधानकर्ता के समय, श्रम व धन की बचत होती है क्योंकि ये पहले से ही किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं, यंत्र की अवधारणा के विषय में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यंत्र की अवधारणा क्या होती है, समझते हैं। साधारणतः यंत्र या उपकरण का मतलब किसी मशीन या उपकरण से होता है। समाजशास्त्रियों ने यंत्र का मतलब उन साधनों से लगाया है जिसके आधार पर तथ्यों का संकलन करने में सहायता मिलती है। समाज विज्ञानों में किसी अध्ययन प्रणाली के प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों को यंत्र कहा गया है। इन साधनों में प्रश्नावली एवं अनुसूची भी उपकरण का रूप है। समाजमितीय पैमाने, कैमरा, टेप रिकॉर्डर तथा कुछ मशीनें भी उपकरणों की श्रेणी में आती हैं। यंत्रों के द्वारा सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान में काफ़ी सहायता मिलती है। सामाजिक अनुसंधान के लिए किसी भी प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए समाज वैज्ञानिक इन यंत्रों का प्रयोग अपने अनुसंधान में करते हैं तथा सामाजिक अनुसंधान की सीमा और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वयं अपने यंत्रों का प्रयोग निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए अथवा माध्य अथवा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाकर आ सकता है। तो यहाँ देख लेते हैं, किसी समंक माला की केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय उस समंक माला के अधिकांश मूल्यों का किसी एक मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति से है। अधिकांश पद मूल्य समंक माला के मध्य में ही केंद्रित होते हैं। ये केंद्रीय मूल्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अथवा माध्य कहे जाते हैं और ये समंक माला के ऐसे बिंदु को बताते हैं जिसके चारों ओर समंक माला की अन्य इकाइयों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसीलिए डॉक्टर बावले ने सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा है। इसीलिए डॉक्टर बावले ने सांख्यिकी को क्या कहा है, माध्यों का विज्ञान। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अथवा माध्य का आशय। तो आइए समझते हैं, माध्य की प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। क्राक्सटन व काउटेड के शब्दों में अगर हम देखें तो काउटेड ने माध्य समंकों के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एकमात्र ऐसा मान है जिसका प्रयोग पदमाला के सभी मानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। सिम्पसन एवं काफ्का के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी ओर अन्य संख्याएं संकेंद्रित होती हैं।
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सांख्यिकीय माध्य एक ऐसी संख्या होती है जो विभिन्न पदों की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। समांतर माध्य से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए अथवा माध्य के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। तो आइए जान लेते हैं समांतर माध्य से आप क्या समझते हैं। गणितीय माध्यों में समांतर माध्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक लोकप्रिय माध्य है। जब हम साधारण बोलचाल की भाषा में औसत शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा अर्थ इसी माध्य से होता है। क्रॉक्सटन एवं काउडेन के अनुसार किसी पदमाला का समांतर माध्य माला के पदमानों को जोड़कर पदों के संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। होरेस सिक्राइस्ट के अनुसार एक समंक माला में पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त संख्या माध्य होती है। समांतर माध्य के गुण। समांतर माध्य के गुण कौन कौन से हैं समझते हैं। नंबर 1, इसे सरल अंकगणितीय रीति द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 2, समंक माला को किसी भी प्रकार से व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3, यह एक निश्चित एवं स्पष्ट माध्य है। नंबर 4, यह उस स्थिति में भी ज्ञात किया जा सकता है जब केवल पदों की संख्या तथा पदों का योग ज्ञात हो। नंबर 5, इसकी बीजगणितीय विवेचना संभव है। समांतर माध्य के दोष। तो समांतर माध्य के दोष कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। कभी कभी ऐसी संख्या समांतर माध्य होती है जिसका पदों में अस्तित्व ही नहीं होता। नंबर 2, इसमें सभी पदों का मान जानना आवश्यक है। नंबर 3, इससे माला की रचना अथवा बनावट का उचित आभास नहीं हो पाता। नंबर 4, इसे बिंदु रेखीय रीति द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। नंबर 5, यह चरम मूल्यों को अत्यधिक महत्व देता है, अतः इस पर बड़े पद मूल्यों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। उपयोगिता को जान लेते हैं। उपयोगिता के बारे में भी पूछ सकते हैं। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन और उनके विश्लेषण में समांतर माध्य बहुत उपयोगी है। समझने में आसान तथा गणना में सरल होने के कारण इसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। औसत आय, औसत लागत, औसत उत्पादन आदि का मान ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। मध्यिका से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। तो मध्यिका क्या होती है, इसकी उपयोगिता क्या होती है समझते हैं। यह प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, मध्यिका को परिभाषित कीजिए और इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। तो आइए जानते हैं। मध्यिका समंक श्रेणी का वह चल मूल्य है जो समूह के दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में सभी मूल्य मध्यिका से कम होते हैं। एल होन्स के अनुसार जब एक समंक माला आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित होती है तो इस समंक माला को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाले मध्य मूल्य को हम मध्यांक कहते हैं। मध्यिका के गुण। मध्यिका के गुण कौन कौन से होते हैं आइए समझते हैं। नंबर 1, मध्यिका पर अति सीमांत पदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2, मध्यिका को बिंदु रेखीय रीति द्वारा प्रदर्शित एवं ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 3, मध्यिका का मूल्य निश्चित एवं स्पष्ट होता है। नंबर 4, गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन करने की दृष्टि से मध्यिका को अन्य सभी माध्यों की अपेक्षा अच्छा समझा जाता है। मध्यिका के दोष कौन कौन से हैं तो आइए समझते हैं मध्यिका के दोषों के बारे में। नंबर 1, मध्यिका की गणना पर सभी पदों का समान प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 2, मध्यिका का प्रयोग बीजगणितीय क्रियाओं में नहीं किया जा सकता। नंबर 3, यदि समंक माला में मूल्यों का वितरण अनियमित होता है तो मध्यिका समूह का उचित प्रकार प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। इसकी उपयोगिता क्या है समझते हैं। व्यावहारिक रूप में मध्यिका का पर्याप्त प्राप्त होता है। विशेष रूप से गुणात्मक तथ्यों जैसे बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, धन का वितरण आदि के विश्लेषण में यह काफ़ी उपयोगी है। इसके अतिरिक्त यह वहाँ भी उपयोगी है जहाँ अति सीमांत पदों को महत्व नहीं देना होता। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 57 एवं यह क्वेश्चन में दिया हुआ है भूयिष्ठक से आप क्या समझते हैं। भूयिष्ठक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, बहुलक से आप क्या समझते हैं, तो बहुलक के बारे में भी बताइए। तो यह आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो बहुलक से आप क्या समझते हैं और केंद्रीय प्रवृत्ति के एक माप के रूप में इसके गुण दोष भी बताइए। तो यह सभी क्वेश्चंस को इसी में कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए जानते हैं। बहुलक अथवा भूयिष्ठक का आशय ऐसे मूल्य से है, यानी कि बहुलक कहें या भूयिष्ठक कहें बात एक ही है। तो इसका आशय ऐसे मूल्य से है जो सर्वाधिक घनत्व की स्थिति में हो अथवा जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो।
केनी के अनुसार, केनी क्या कहते हैं, किसी भी वितरण में चल रहा वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है। गिलफोर्ड के अनुसार माप के पैमाने पर बहुलांक वह बिंदु है जहां पर वितरण में सबसे अधिक आवृत्तियां केंद्रित होती हैं। बहुलक के गुण कौन कौन से हैं समझते हैं। नंबर 1, न्यायादर्श की दृष्टि से बहुलक के मूल्य में लगभग स्थिरता रहती है। नंबर 2, बहुलक समंक माला का श्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है क्योंकि या तो स्वयं उसकी आवृत्ति अधिकतम होती है या इसके पास आवृत्तियों का केंद्रीकरण होता है। नंबर 3, बहुलक का निर्धारण बिंदु रेखीय रीति द्वारा भी किया जा सकता है। नंबर 4, बहुलक की गणना में चरम मूल्यों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। बहुलक के दोष कौन कौन से हैं समझते हैं। नंबर 1, अनेक परिस्थितियों में बहुलक निश्चित और अनिश्चित अस्पष्ट हो जाता है। नंबर 2, बहुलक सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता। नंबर 3, बहुलक की गणितीय विवेचना नहीं हो सकती। नंबर 4, यदि सतत श्रेणी में वर्गांतर समान नहीं होता तो बहुलक के निर्धारण में कठिनाई आती है। आइए जानते हैं इसकी उपयोगिता के बारे में। तो इसकी उपयोगिता क्या है, विभिन्न वस्तुओं की लोकप्रियता ज्ञात कर ने उत्पादन में वस्तु का आकार एवं डिजाइन निर्धारित करने आदि में बहुलक एकमात्र उपयोगी माध्य के रूप में कार्य करता है। रेडीमेड कपड़े, जूते, टोपी आदि के उत्पादन में बहुलक की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरह से हमने सोशियोलॉजी से समझ पेपर नंबर जो सेकंड था उसे समझ सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है और इससे पहले हमने पेपर नंबर फर्स्ट से संबंधित सभी पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। और जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं या आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, आपके पास हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उन सभी की हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। उन सभी वीडियो को आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।